हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी लेसन को डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी लेसन हमारा क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का लास्ट लेसन है। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन में आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एक्चुअल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज व्हेन अनस्टेबल एटम spontaneously releases energy in the form of particles or wave to become stable। देखिए बेसिकली ना, स्टेबिलिटी में दुनिया रहना चाहती है। हर एक चीज स्टेबल होके ही रहना चाहता है, कोई भी अनस्टेबल होके नहीं रहना चाहता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी वो एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ पार्टिकल्स, कुछ वेव्स रिलीज करते हैं जिसके कारण वो स्टेबल रह सके। दिस डिके प्रोसेस इन्वॉल्व द एटम न्यूक्लियस changing, sometimes turning into a different element and releasing radiations. While this radiation can be harmful, it also have helpful use in medical such as x-ray, कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक्सरेज वगैरह में। इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि एक्सरेज हमें बहुत ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी करवाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम आईसीएसई के इस लेसन को डिस्कस करते। देखिए मैं सिर्फ आपको लेसन नहीं पढ़ाऊंगी, लेसन की सारी चीजों को आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं इसका प्रॉपर पीपीटी बना के आपको इस लेसन को बताऊंगी। इसका एक आपको माइंड मैप बना के दूंगी जिससे आपको ये लेसन को अच्छे से पढ़ने और समझने में ईजी पड़े। तो चलिए फटाफट से लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा लेसन स्टार्टिंग में ही क्या कह रहा है। इस लेसन में बेसिकली हमको कहा गया है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी एंड चेंजेस इन द न्यूक्लियस, बैकग्राउंड रेडिएशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए न्यूक्लियस में ना बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए ना, ये अपना छोटा सा एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस अगर इतना छोटा है तो उस न्यूक्लियस में कितने सारे, अब न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ, बहुत सारे हमारे प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इतने सारे प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस में कैसे रह पा रहे हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ, अब न्यूक्लियस की जो वैल्यू होगी, प्रोटॉन्स की जो वैल्यू होगी वो सब पॉजिटिव। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, वो हमेशा अपने आप को रिपल करते हैं। तो सेम चार्जेस अगर रिपल करेंगे तो उस समय में क्या सिचुएशन अराइज होगी, तो डेफिनेटली उस समय में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण की कहीं ना कहीं कुछ रिपल्सन होगा। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। बेसिकली आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो बेसिकली आपका ये जो लेसन होगा वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, देन एटॉमिक नंबर जो कि आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है, मास नंबर, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा रेस के बारे में, इनका नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देन चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम अल्फा और बीटा में क्या होता है, किस तरीके से दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है और क्या इसके हार्मफुल इम्पैक्ट है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके हम आगे देखते हैं आगे हमारा ये लेसन क्या कहता है। तो देखिए आगे हमारा जो ये लेसन है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द न्यूक्लियस। मतलब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एटम में जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है। अभी एटम क्या होता है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे कह सकते हैं ना कि हमारा जो थिक हेयर, हमारा जो सबसे मोटा हेयर है ना, उसका भी सबसे, मतलब मिलियन मिलियन टाइम्स अगर आप कर देंगे ना अपने थिक हेयर का, तो आपका एक एटम निकल के आएगा। अब उस एटम के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आप सोच लीजिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। एटम का स्ट्रक्चर किसका था, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर जे जे थॉमसन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century and the scattering experiment of alpha particles by Rutherford and other led to the following स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट्स न्यूक्लियस। मतलब एटम और न्यूक्लियस के बारे में जो इन्वेंशन हुई, उसके बारे में जो भी चीजें फाइंड आउट हो गई, उसको किसने फाइंड आउट किया या किसका किसका उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं सर जे जे थॉमसन का था और साथ ही साथ हमारे सर रदरफोर्ड का था। इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन के कारण हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, एटम, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझ पाए हैं। अब देखिए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चर से मतलब है कि एटम किस तरीके का दिखता है या एटम में ऐसी क्या चीजें होती हैं। तो जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बेसिकली जो हमारा एटम है उसको देखिए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एक एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब आप सोच के देखिए कि एटम कितना छोटा है और उस छोटे से एटम के अंदर क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो इट इज एक्चुअली अ टफ टास्क कि उतने छोटे से एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है एंड न्यूट्रॉन भी है। Then the proton and neutron resides inside the nucleus of an atom, which is at its center। मतलब सेंटर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सेंटर में बेसिकली दो चीजें होती हैं। सेंटर में होती है हमारी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन के पास हमारा कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास हमारा होता है नो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियस में होते हैं जो कि सेंटर में होता है। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन some specific same specific orbit with which they do not
रेडिएट ऑन आउट एनर्जी। समझ में आ रही है बात? मतलब इस तरीके से होता है। और क्या होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ हमारा जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्या 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 चीजें होती है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से न्यूक्लियस के साइड बाय साइड रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें और क्या चीजें दी हुई हैं। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, सच ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जो उनको प्लेस दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है वो वैसे ही, मतलब जो सर्कुलर पाथ उनके लिए बना हुआ है वो उसी पाथ में रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिवॉल्व करते करते अपना पाथ चेंज कर लेंगे। तो इनका ऑर्बिट कैसा है, फिक्स्ड है, इसलिए इसका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ईच स्टेशनरी सेल द इलेक्ट्रॉन हैज a definite energy. The number of cells varies in atom of different element depending upon total number of electron present in the atom. Obviously ऐसा होगा, क्या होगा कि total number of जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्बिट है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट हमारे इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमको है द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज इन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स कैन बी 2n²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझने वाली है। क्या समझने वाली है कि आपको ये ध्यान देके रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसका 2n² हमारा फॉर्मूला होता है। 2n² के थ्रू हम इजिली उसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ that cell, the various cells around the nucleus for n is equal to 1 2 3 इस तरीके से चलता रहता है, are named as KLMN। हम जितने सर्कल्स बनाते हैं ना सबको प्रॉपरली KLMN OPQR इस तरीके से नाम देते रहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, अब इनका किस तरीके से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रिप्रेजेंटेशन इनका बेसिकली ऐसा होता है कि इनके रिप्रेजेंटेशन में जो चीज हम प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से होती है कि बेटा वो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही चलता है। सीक्वेंस से मेरा कहने का मतलब है कि वो हमारा 2 8 18 32 50 78 98 इस तरीके से ही वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट, अब उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी विथ इंक्रीज एंड विथ द इंक्रीज इन द नंबर्स। ऑब्वियसली जिस तरीके से नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। द साइज ऑफ एटम इज डिटरमिन्ड बाय द रेडियस ऑफ द सेल ऑफ इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड it is of order of 10 raised to the power minus 10 m। अब देखिए कितना छोटा साइज है, 10 raised to the power minus 10। The electron has negative charge equals to minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 c, और कह सकते हैं इसको माइनस ई भी लिखते हैं हम लोग। एंड इट्स मास इज me is nearly 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg which is approximately 1/1840 times the mass of the proton। तो ये हमने क्या समझ लिया कि एटम का स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली एटम किस तरीके का होता है। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं आपको समझने वाली। हम थोड़ा सा ना टॉपिक को चेंज करते हैं, और एक मैंने पीपीटी बना के रखी है। चलिए थोड़ा पीपीटी देखिए। पीपीटी में आपने क्या देखना है, सबसे पहले सबसे जो पहली चीज आएगी वो एटम का स्ट्रक्चर हमको देखना है। देन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फिनोमिना को समझना है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है ना। तो अभी अगर न्यूक्लियस हमारा सेंटर में है, तो न्यूक्लियस अगर सेंटर में है तो न्यूक्लियस किस तरीके से सेंटर में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लेकर के है। जब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ना, धक्का देते हैं ना बहुत ज्यादा। तो अगर इतनी सारी चीजें, अगर पॉजिटिव चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, पुश कर रही हैं, तो क्यों नहीं न्यूक्लियस जो है वो फट रहा है, या न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स बाहर निकल के इधर उधर गिर रहे हैं। तो नेचुरली ऐसा होना चाहिए था, बट इस तरीके का नहीं हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं हो रहा है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, तो इस रीजन को ही हम आगे समझेंगे। अब देखिए बेसिकली हमको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का कैसा है, मतलब न्यूक्लियस होता कैसा है, न्यूक्लियस किस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसको हमको डिटेल में समझने की जरूरत है। देखिए बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मैंने आपको थोड़ा सा एलिबरेट करके बताया था ऑलरेडी, फिर भी हम थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम हुज साइज इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 m टू 10⁻⁻14 m। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, it consists of proton and neutron. The proton has positive charge equal to 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 and the mass is nearly 1.67 into 10⁻⁻27 kg. The total number of proton in the nucleus determines the place of the atom in the periodic table and called the atomic number।
मतलब एटॉमिक नंबर हम कैसे पता करते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब देखिए इसमें नई चीज क्या है और न्यूक्लियस के बारे में जानने वाली, तो उसको हम कह सकते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। हमेशा हम एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो हम सिंबल Z से डिनोट करते हैं। क्लियर है, चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है, न्यूक्लियर फिनोमिना, मतलब न्यूक्लियर फिनोमिना क्या कहता है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियर फिनोमिना के लिए सबसे पहली चीज जो हमको जानने वाली होगी वो होगी कि किस तरीके से जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो वर्क करते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, the protons and neutron which are the main constituents of a nucleus are called nucleon। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मतलब न्यूक्लियस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट जिससे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। ओके क्लियर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जितना न्यूक्लियन है मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम लेटर ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। द न्यूक्लियस इज दस पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स टोटल चार्ज इज Ze। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली द टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस का हमारा फॉर्मूला क्या था, Z। Z इक्वल टू क्या होता है, यहाँ क्या बताया आपको, मास ऑफ प्रोटॉन। तो जितना भी मास ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही मास ऑफ न्यूक्लियस भी होगा। क्लियर है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली नेग्लिजिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, नेग्लिजिबल। कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, कोई अपना वेट नहीं होता एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोटॉन के कंपेरिजन में। हेंस द टोटल मास ऑफ एन एटम कैन बी कंसिडर्ड टू बी सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा, इज कंसिडर्ड सेम एज द, जितना टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एटम है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, मतलब प्रोटॉन के बराबर ही हम क्या बोल देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस भी होगा। अब देखिए इसमें बेसिक चीज एक और क्या है समझने वाली, तो वो बेसिक चीज जो हमारी समझने की है वो ये है कि बेसिकली एटॉमिक नंबर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर बेसिकली मीन्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है, एटॉमिक नंबर बेसिकली हमको क्या बताता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर कितना मास कैरी कर रहा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, उस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं विच इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, तो Z हमने क्या बताया था, Z इक्वल टू मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इज A। मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो देखिए बेसिकली ना बच्चा, इस तरीके से आपको एक प्रॉपरली टेबल बना के रखना है और बनाने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अगर हम सिंबल्स देखते हैं तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए E, प्रोटॉन के लिए P और न्यूट्रॉन के लिए N है। देन चार्जेस अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19c है, वहीं प्रोटॉन के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19c। मतलब इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, इक्वल चार्जेस हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव है, वहीं प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन ऑब्वियसली नो चार्ज होता है। देन मास की बात करते हैं तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, वहीं प्रोटॉन की 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, वहीं न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस में रहते हैं तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट जो होगा वो लगभग एक ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी अपना वेट, कोई भी अपना मास नहीं होता एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है, एटॉमिक मॉडल। एन एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, therefore the number of proton in the nucleus of an atom are equal to, अब एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ Z is the atomic number, A is the mass number, and then द एटम कंटेन क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं Z। जब दोनों इक्वल बोला, हम दोनों को सपोज कर ले रहे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A माइनस Z। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम, इसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। तो देखिए जो हमने डिस्कस करनी थी वो तो हमने डिस्कस कर।
अब देखिए बेटा, एटम का ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है किस तरीके से हम एटम को डिनोट करते हैं। तो अब एटम को डिनोट करने का अपना तरीका होता है, जैसे अपने कुछ नाम वगैरह लिखने का अपना तरीका होता है ना, कि हम पहले नेम लिखेंगे फिर सरनेम, या सरनेम लिखेंगे फिर नेम। तो इस तरीके से एटम को भी ना हम इस तरीके से ही हमेशा डिनोट करते हैं। मतलब हमने ये एक्स की जगह पे एटम का एलिमेंट का जो भी सिंबल है वो लिखना है, और ए इज व्हाट, ए इज एक्चुअली मास नंबर। तो मतलब ऊपर में हमको क्या लिखना है, मास नंबर लिखना है, कितना वेट है उस एटम का। और जेड में हम क्या लिखना है जेड की जगह पे हमको एटॉमिक नंबर। तो हम इस तरीके से एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, देन ऊपर मास नंबर लिखेंगे, और नीचे फुट में हम लोग लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर 2-3 एलिमेंट्स का आपको एग्जांपल में कर भी दिया हुआ है। तो देखिए बेसिकली बच्चा क्या दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन, जो कि सबसे, जो कह सकते हैं कि मास नंबर जिसका सबसे कम होता है उसका आपको लिख के दिया हुआ है। इसका मास नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो ये देखिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर चूंकि दोनों ही 1 है, तो उस केस में क्या हो गया, 1-1 इस तरीके से हेडर और फुटर पे लिखा हुआ है। और एच इसका क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम हाइड्रोजन को। तो ये उसका इस तरीके से हम बनाएंगे। मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने, एक प्रोटॉन है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास 1 है। तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही आपको इसमें नेक्स्ट के लिए भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बेसिकली आपका जो सेकेंड एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आपने चीजों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये अब मुझे लगता है छोटी क्लासेस में आपने किया भी होगा, आपने खुद से भी अपने आप से बहुत सारे एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना अभी तक सीख लिया होगा। तो देखिए सेकंड आपको हीलियम का दिया हुआ है। हीलियम का हमारा मास नंबर कितना होता है, हीलियम का मास नंबर हमारा होता है 4, और हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 2। तो मास नंबर ऊपर लिखा है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है। वैसे ही हीलियम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है सोडियम का एटॉमिक नंबर। बेसिकली सोडियम थोड़ा सा बाद में आता है, तो इसलिए सोडियम का देखिए हमारा डिटेल करके यहाँ पे दिया हुआ है। सोडियम का जेड हमारा क्या है, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। तो इट विल हैव जेड प्रोटॉन। तो अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हमारा आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 23 माइनस 11, तो 12। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा हमारा 12, न्यूट्रॉन हमारा 12 है। और हमारे पास प्रोटॉन ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोटॉन हमारा कितना है यहाँ पे 11 है, और हमारे 23 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसी ऑर्डर में कंसिडर करेंगे, जो ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था 2-8 करके हम इसका ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो उसी ऑर्डर में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या चीज दी हुई है। तो बेसिकली हमारा जो KLN जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं उसमें इसका प्रेजेंटेशन का आपको तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। आप इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा नंबर का प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है 2, 8, 18, इस तरीके से आगे 32 ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ हमको नोट्स दिए हुए, नोट्स कह सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। जब कोई भी एटम केमिकल चेंज के लिए जाता है, तो केमिकल चेंज के केस में किस चीज में चेंज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स में ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही चेंज होते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर चेंज में जाता है तो उसके न्यूक्लियन में चेंज होता है। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो यही है कि कोई भी एटम अगर केमिकल चेंज में जा रहा है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर चेंज में जा रहा है तो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस होंगे। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर मोर हायर एनर्जी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ फ्यू MeV which is nearly 10 raised to the power 6 time as compared to the energy required for the chemical change। केमिकल चेंज के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए उससे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसके लिए, न्यूक्लियर चेंज के लिए। क्लियर है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं पॉइंट्स को एक एक करके धीरे धीरे चल रही हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नोट के अंदर ही, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो रिमेन कंजर्व। इन अदर वर्ड्स द टोटल सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली मतलब जितना रिएक्टेंट का टोटल था उतना ही हमारा प्रोडक्ट का भी टोटल आएगा। क्लियर है, the total sum of mass number of the reactant is equal to the sum of mass number of product। तो जितना मास नंबर हमारा रिएक्टेंट्स का था, रिएक्टेंट्स 1 थे 2 थे जितने भी थे, तो उनके प्रोडक्ट होंगे, उन सबको भी उनके भी हम मास को वेट करेंगे तो मास हमेशा बराबर होगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें थी, उसको हमको डिस्कस करनी चाहिए, समझनी चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आइसोटोप्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।